आई एम सनी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंधकीय प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रबंधकीय प्रक्रिया क्या होती है, एक प्रबंधक अपना कार्य किस प्रकार से संपन्न करता है, प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या हैं, सहायक कार्य क्या क्या है। साथ ही हम अध्ययन करेंगे कि एक प्रबंधक संस्था के अंदर क्या क्या भूमिकाओं का निर्वाह करता है, यानी कि उसके रोल क्या क्या होते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो एक प्रबंधक अनेक भूमिकाएं संस्था में निभाता है। उसे किस आधार पर विभाजित किया जाता है और किस प्रकार से वह अपने सभी कार्यों को संपन्न करता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ प्रबंध के स्तर का भी हम अध्ययन इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। प्रबंध के स्तर, वैसे देखिए प्रबंध के स्तरों को मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि प्रबंध के प्रत्येक स्तर के क्या क्या कार्य होते हैं, उस स्तर के अंदर किन किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है और वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह किस प्रकार से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रबंधकीय प्रक्रिया। प्रबंधकीय प्रक्रिया का अर्थ प्रबंध कार्य को करने की विधि या तरीके से है। देखिए, किसी भी प्रक्रिया को संपन्न करने का जो तरीका होता है उसे हम प्रक्रिया कहेंगे। तो प्रबंध कार्य को जिस प्रकार से संपन्न करना है या जिस विधि से संपन्न किया जाना है वह प्रबंधकीय प्रक्रिया कहलाती है। यह एक जटिल, लचीली एवं गतिशील प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ 2 वर्ड हैं, जटिल और लचीली। जटिल क्योंकि यह एक कठिन प्रक्रिया है, इसके अंदर हमें अनेक कार्य करने पड़ते हैं। लचीली यानी कि परिस्थितियों के अनुसार इसमें हमें लचीलापन या परिवर्तन लाना पड़ता है। साथ ही साथ यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बदलते हुए वातावरण के साथ साथ परिवर्तित होती है एवं सदैव चलती रहती है। जिस प्रकार से मैंने बोला था प्रबंध एक प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है, उसी प्रकार प्रबंधकीय प्रक्रिया भी कभी संस्था में समाप्त नहीं हो सकती। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहले, प्रबंध कार्यों की निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो यह एक निरंतर यानी कि कभी ना रुकने वाली एवं गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध सभी कार्य प्रबंधक द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो कार्य प्रबंध का करता है वही प्रबंधक कहलाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रबंधक से आप क्या समझते हैं, तो प्रबंध कार्य करने वाला व्यक्ति प्रबंधक कहलाता है। इसके बाद में आते हैं, यह प्रक्रिया आपसी संबंधों पर आधारित होती है। तो देखिए, प्रबंधकीय प्रक्रिया की सफलता प्रबंधक तथा अधीनस्थों के मध्य संबंधों पर निर्भर करते हैं। अगर यह संबंध अच्छे होंगे तो प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो पाएगी, और अगर यह संबंध अच्छे नहीं होंगे तो प्रबंधक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 4th पॉइंट देखिए, यह प्रबंधक के प्रभाव पर निर्भर, यहाँ ये निरंतर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ भी है, यह आना चाहिए निर्भर करती है, डिपेंड। प्रबंधक का प्रभाव, अगर प्रबंधक प्रभावी व्यक्ति है यानी कि अपनी वाक चातुर्य से दूसरों को प्रभावित कर सकता है तो यह प्रक्रिया अच्छे से हो पाएगी, अन्यथा प्रबंधक को यह कार्य करने में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 5th है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जगह समान रूप से लागू होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां प्रबंध कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रबंधकीय प्रक्रिया के कार्य। जैसे मैंने पहले ही बोला था, प्रबंधकीय प्रक्रिया के कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमुख कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। प्रमुख कार्य वह कार्य जो प्रबंध के उद्देश्य से किए जाते हैं। सहायक कार्य वह कार्य जिनके बिना प्रमुख कार्य संपन्न नहीं हो सकते, यानी कि प्रमुख कार्यों की सहायता के लिए इनको प्रयोग में लाया जाता है। प्रमुख कार्य, प्रबंध के मुख्यतः 5 प्रमुख कार्य है, जिसमें पहला आएगा नियोजन, संगठन, निर्देशन,
नियंत्रण और समन्वय। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अलग अलग विशेषज्ञों, अलग अलग प्रबंधकों ने प्रबंध के प्रमुख कार्य व सहायक कार्य अलग अलग परिभाषित किए हैं, अलग अलग बताए हैं। हम जो कार्य यहाँ ले रहे हैं ये आपके सिलेबस के हिसाब से प्लस जो सर्वमान्य कार्य हैं उनको शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियोजन यानी कि प्लानिंग। भविष्य के लिए नियोजन करना यानी कि योजनाओं का निर्माण करना नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। संगठन, किसी भी कार्य को करने के लिए एक समूह या संगठन की आवश्यकता होती है। तो हमारे व्यवसायिक संगठन के लिए जिन व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता है वह संगठन कहलाता है। जैसे स्कूल के लिए टीचर्स की आवश्यकता होगी, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। फैक्ट्री में काम करने के लिए इंजीनियर वर्कर्स की ज़रूरत होगी। किसी अकाउंटिंग फर्म के अंदर CA CS की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो अलग अलग कार्यों के लिए जो संगठन की आवश्यकता है वो व्यक्तियों का समूह संगठन कहलाएगा। निर्देशन, देखिए बिना निर्देशन के हम किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। ठीक है ना, आपने संगठन में अच्छे से अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली है, लेकिन जब तक आप उन्हें कोई निर्देश नहीं देंगे यह संभव नहीं है कि वह अपना कार्य कर पाएंगे। इसीलिए निर्देशन से ही वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद आता है नियंत्रण। देखिए नियंत्रण होता है जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो नियोजन के अंतर्गत हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं और निर्देशन के बाद जब वास्तविक कार्य होना प्रारंभ होता है तो समय समय पर हम वास्तविक कार्य और हमारे बजटीय कार्य का तुलना करेंगे और जो उसमें विचलन आएंगे यानी कि जो हमारे वास्तविक कार्य में कमी आएगी उसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है ना, तो नियंत्रण करना भी संस्था के लिए अति आवश्यक है। और लास्ट पांचवा कार्य आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, तालमेल। प्रबंध के सभी कार्यों में समन्वय की आवश्यकता होती है। प्रबंधक के सभी कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण सभी कार्यों में समन्वय की आवश्यकता होती है। जैसे बात करता हूँ मैं नियोजन की, हमने नियोजन करते वक्त अगर समन्वय नहीं किया तो हमारा नियोजन कभी सही हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैं ये चाह रहा था कि जो काम 5 घंटे में होता है वह 1 घंटे में पूरा कर दिया जाए, तो ऐसा प्राय संभव नहीं है। तो इसलिए नियोजन के वक्त भी समन्वय का ध्यान रखना पड़ता है। संगठन निर्माण के वक्त मैंने सोचा कि बेहतर से बेहतर व्यक्तियों की नियुक्ति मैं करूं, चाहे पैसा कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन वास्तविकता यह थी कि मेरे पास इतना बजट नहीं था। तो बजट के हिसाब से मेरे को संगठन का निर्माण भी करना पड़ेगा। निर्देशन व्यक्तियों को निर्देश वही दिया जा सकता है जो उनके लिए करना संभव हो, तो निर्देशन के वक्त भी समन्वय रखना पड़ता है। नियंत्रण करते वक्त भी, जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी ने कोई काम समय पर पूरा नहीं किया लेकिन उसके पास इसके लिए पर्याप्त कारण था, तो मैं समन्वय का ध्यान रखते हुए नियंत्रण में कुछ ढील दे सकता हूँ। यही वह जानबूझकर या लापरवाही पूर्वक कार्य कर रहा है तो इसके लिए उसको दंड दिया जाना भी आवश्यक है। ठीक है ना, तो समन्वय सभी जगह काम लिया जाता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है, क्योंकि यह सभी जगह समान रूप से लागू होता है। ये बात हुई प्रमुख कार्यों की। अब हम आते हैं सहायक कार्यों पे। सहायक कार्यों में देखिए सबसे पहला है निर्णयन के बाद नियुक्ति करना। यह आपकी किताब में नियुक्ति करना वर्ड लिया हुआ है कि इसको नियुक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है। फिर है नवप्रवर्तन, कुछ नया करना, संप्रेक्षण, कम्युनिकेशन और प्रतिनिधित्व। सबसे पहले आते हैं हम पहले सहायक कार्य निर्णयन। देखिए निर्णयन के बिना नियोजन कार्य संपन्न नहीं हो सकता। नियोजन कार्य के अंतर्गत हम किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का चयन करते हैं, उन चयन का आंकलन करते हैं और फिर उसमें से श्रेष्ठ विकल्प को चुनना चाहते हैं।
लेकिन उस विकल्प को चुनना, उसका चुनाव करने का कार्य, ये आता है निर्णयन के अंतर्गत। यह किसी कार्य को करने या ना करने के संबंध में हो सकता है। इसके अंतर्गत उन विकल्पों को यहाँ स्पष्ट मिसप्रिंट हुआ भी है, उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है जो हमारे लिए आवश्यक है। सेकंड है नियुक्तिकरण या नियुक्ति करना। जब संगठन का निर्माण किया जाता है तो संगठन के अंदर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करना नियुक्तिकरण प्रक्रिया कहलाती है, जिसे हम कर्मचारियों की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया से संपन्न करते हैं। ठीक है। फिर आता है नवप्रवर्तन। जब भी कार्य करते वक्त कोई समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, अनेक विकल्प को सुधार करने के लिए, कार्य प्रणाली तकनीकों में सुधार करने के लिए नए नए विकल्पों की खोज की जाती है। ठीक है। तो यह कार्य नवप्रवर्तन, एक प्रबंधक सदैव नवप्रवर्तन के लिए भी अभिप्रेरित रहता है। इसके पश्चात आता है संप्रेक्षण। देखिए, हम निर्देश दे सकते हैं, लेकिन निर्देश जब तक नहीं दिया जा सकता जब तक संप्रेक्षण ना हो। इसी प्रकार से नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत भी जो है संप्रेक्षण आवश्यक है, जिसमें आदेश, निर्देश, सुझाव आदि को काम में लिया जाता है, जिससे प्रबंधक एवं कर्मचारियों के मध्य भ्रम, अफवाह, मनमुटाव आदि की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, उन्हें दूर कर दिया जाता है। अंत में आता है प्रतिनिधित्व। एक प्रबंधक अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। वह इस हेतु बाहरी व्यक्तियों से जो है अनुबंध करता है, रिप्रेजेंट करता है, जगह जगह सभाओं में भाग लेता है, सरकार से अनुबंध करता है, सभी कार्य वह प्रतिनिधि के रूप में करता है, यानी कि वह संगठन का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। तो ये हो गए प्रबंध के प्रमुख कार्य एवं सहायक कार्य। जैसे मैंने बोला था, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा प्रबंधकीय भूमिका। एक प्रबंधक की संगठन में जो भूमिका होती है उसे हम प्रबंधकीय भूमिका कहते हैं। वैसे तो एक प्रबंधक अपने संगठन में अनेक भूमिकाएं निभाता है, फिर भी हमने कुछ आधारों पर उसकी भूमिका को विभाजित किया है। सबसे पहला है अंतर्व्यक्तिक भूमिका, एक व्यक्ति के रूप में उसकी क्या भूमिका होती है। दूसरा है सूचनात्मक भूमिका, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के संबंध में उसकी क्या भूमिका होती है। और तीसरा निर्णयात्मक भूमिका, यानी कि निर्णय लेने के संबंध में एक प्रबंधक की क्या क्या भूमिका होती है। आते हैं अंतर्व्यक्तिक भूमिका। अंतर्व्यक्तिक भूमिका में उसकी 3 भूमिकाएं होती है। सबसे पहला वह संस्था के अध्यक्ष की भूमिका निभाता है, उसके पश्चात वह एक नेता की भूमिका निभाता है, और उसके पश्चात वह एक संपर्क अधिकारी की भूमिका का निर्वाह करता है। संस्था अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, संस्था अध्यक्ष इस भूमिका के अंतर्गत प्रबंधक जो है संस्था का अध्यक्ष या मुखिया की भूमिका निभाता है। वह सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर, जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं, सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता है, समारोह आदि की अध्यक्षता करता है। दूसरी भूमिका है एक नेता, लीडर की भूमिका, वो किस तरह से निर्वाह करता है। तो नेता की भूमिका में वह अपने अधीनस्थों को अभिप्रेरित करता है ताकि संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत वह कर्मचारियों के लक्ष्य और संस्था के लक्ष्यों में संबंध स्थापित करता है, ताकि कर्मचारी यह समझ सकें कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करके ही वह अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और वह अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा है संपर्क अधिकारी की भूमिका। इस भूमिका के अंतर्गत प्रबंधक अपने संगठन एवं संगठन के बाहर के पक्षों तथा विभिन्न विभागों, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, ठीक है, वह संगठन की इकाइयों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है, यानी कि उनके बीच में संबंध स्थापित करता है, एक पुल की, एक ब्रिज की भूमिका वो निभाता है। ठीक है। यह भूमिका सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए काम आती है। देखिए, क्रय विभाग, विक्रय विभाग आपस में जो कार्य करेंगे, वार्तालाप करेंगे, या उत्पादन विभाग से वार्तालाप होगा, वित्त विभाग से जो होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विकास विभाग से जो कार्य होगा, वह सभी एक प्रबंधक के जरिए से ही होते हैं। तो प्रबंधक की यह भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अंतर्व्यक्तिक भूमिका के बाद में दूसरा आता है सूचनात्मक भूमिका। सूचनात्मक भूमिका को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है।
पहला है प्रबोधक, दूसरा है प्रसारक और तीसरा है प्रवक्ता। नाम से पता चल रहा है, प्रबोधक काम बात को सुनने वाला, प्रसारक सूचनाओं को प्रेषित करने वाला, प्रवक्ता संस्था की तरफ से बाह्य पक्षों को संस्था की नीतियों को प्रकट करने वाला व्यक्ति होता है प्रवक्ता। समझते हैं थोड़ा ढंग से। प्रबंधक को नियोजन, नियंत्रण आदि कार्यों के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है, अतः वह अपने संगठन तथा इसके वातावरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित करता है। देखिए, सूचना एकत्रित करने के लिए प्रबंधक यह नहीं सोचता है कि उसे किस निर्धारित पक्ष से सूचना एकत्रित करनी है, जहां से उसे जो सूचनाएं प्राप्त होती है वह एकत्रित करता है, जिसके अंतर्गत वह अपने अधीनस्थ, अपने अधिकारियों, अपने सह प्रबंधकों या किसी अन्य माध्यम से भी सूचना एकत्रित कर सकता है। कई प्रबंधक सरकारी डेटास का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा कई प्रबंधक बाहरी पक्षकारों की आवश्यकता महसूस होने पर भी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी हो उसे ऐसी सूचना चाहिए जो उसके संगठन के लिए अत्यधिक उपयोगी हो। अब इन सूचनाओं को प्राप्त करने के पश्चात प्रबंधक के लिए यह आवश्यक है कि यह सूचनाएं वह उन व्यक्तियों को, उन विभागों को, उन इकाइयों में प्रेषित करे जहां इनकी अत्यधिक आवश्यकता है। तो यह भूमिका वह निभाता है एक प्रसारक के रूप में। प्रसारक के रूप में प्रबंधक प्राप्त सूचनाओं को आवश्यकता अनुसार अपने अधीनस्थों संबंधित इकाइयों में वितरित या प्रसारित करता है, ठीक है। यानी कि जो सूचना क्रय विभाग से संबंधित है क्रय विभाग में देगा, जो सूचना विक्रय विभाग से संबंधित है वहां देगा, जो सूचनाएं उत्पादन विभाग से संबंधित है वो उत्पादन विभाग में देगा, ठीक है। इसके बाद में आती है उसकी अगली भूमिका, एक प्रवक्ता की भूमिका, ठीक है ना। प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की योजनाओं को, नीतियों को, वहाँ क्या कार्यक्रम है, बाह्य पक्षों जैसे ग्राहक, सरकार आदि के मध्य प्रेषित करता है। वो सबको सूचना देता है कि संगठन भविष्य में क्या करना चाहता है, उसका लाभ उद्देश्य क्या है, उसके सामाजिक उद्देश्य क्या है, जिसको प्राप्त करने के लिए वह किन किन कार्यक्रमों का संचालन करेगा, ठीक है। इसके बाद में आती है प्रबंधक की निर्णयात्मक भूमिका। निर्णयात्मक यानी कि निर्णय लेने संबंधित भूमिका। इस भूमिका को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली भूमिका है एक उद्यमी यानी कि साहसी की भूमिका, जिसके मध्य वह संस्था के स्वामी के रूप में निर्णय लेता है। दूसरी भूमिका है उपद्रव निवारक। तीसरी भूमिका है संसाधन वितरक, जिसमें संसाधनों के वितरण के बारे में निर्णय लेगा। और चौथी भूमिका है उसकी एक वार्ताकार की भूमिका, वार्ताकार के रूप में। आइए सबसे पहले लेते हैं उद्यमी की भूमिका। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन के विभिन्न संभावनाओं, अवसरों तथा खतरों का पता लगाता है। भविष्य में संगठन की तरक्की की कोई संभावना हो, संगठन के सामने कोई ऐसा लक्ष्य आ रहा हो जिससे संस्था के लाभों में वृद्धि हो सके, कोई भविष्य में नया अवसर विकसित हो रहा हो या भविष्य में कोई खतरा आ रहा हो, इन सब का वह सदैव पता लगाने का कार्य करता है और उसके अनुसार ही सुधार का कार्य भी करता है, ठीक है। सेकेंड है उपद्रव निवारक। उपद्रव संगठन में देखिए अनेक झगड़े होते रहते हैं विभिन्न इकाइयों के मध्य, विभिन्न विभागों के मध्य, एक शाखा का दूसरी शाखा से, आपस में कर्मचारियों का स्वामी से। इन सब मनमुटाव को दूर करने का कार्य वह उपद्रव निवारक की भूमिका के रूप में करता है, जिससे कि संगठन में शांति बनी रहे, सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो और वह संतुष्ट होकर अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। इससे अगली भूमिका आती है संसाधन वितरक की। देखिए संगठन के अंदर अनेक संसाधन होते हैं, जैसे वित्त, कच्चा माल, यंत्र, ठीक है, अन्य आपूर्ति के साधन। एक प्रबंधक इनका बंटवारा, इनका वितरण किन विभागों में और कितनी कितनी मात्रा में करे, इसका निर्णय प्रबंधक इस भूमिका में लेता है। वह यह निर्णय लेता है कि किस विभाग में इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ इसे प्राथमिकता दी जाए और अन्य विभागों में या इकाइयों में इसे बाद में प्रेषित किया जाए।
इसके बाद में आखिरी भूमिका है वार्ताकार की भूमिका। प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों के विभिन्न समूह जैसे श्रम पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार या अन्य एजेंसियों के साथ अनेक समझौते करता है, वार्ताएं करता है और संगठन को लाभान्वित करता है। ठीक है, तो ये सारी थी प्रबंधक की भूमिकाएं। तो प्रबंधक की भूमिकाओं को मुख्य रूप से हमने 3 भागों में विभाजित किया। 3 के अंदर सबसे पहला जो आया वह था उसकी अंतर्व्यक्तिक भूमिका, अंतर्व्यक्ति के बाद सूचनात्मक भूमिका, तीसरी निर्णयात्मक भूमिका। अंतर्व्यक्ति के अंदर आई 3 संस्था अध्यक्ष, नेता, संपर्क अधिकारी। उसके बाद में सूचनात्मक भूमिका में आई प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता। और उसके बाद में उसकी निर्णयात्मक भूमिका जिसमें है उद्यमी, उपद्रव निवारक, संसाधन वितरक और वार्ताकार। ठीक है, तो ये सारी है प्रबंधक की भूमिका। इसके बाद में आते हैं हमारे चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर, प्रबंध के स्तर। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि विभिन्न आधारों पर प्रबंध के स्तरों को भी अलग अलग बांटा गया है, परंतु मुख्य तौर पर हमने इन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है उच्च स्तर, फिर है मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर पर सबसे पहले हम जो लेंगे वह प्रबंधक होते हैं संस्था के स्वामी, मुख्य प्रबंधक, मुख्य निदेशक, कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, प्रबंध समिति आदि, जिनका मुख्य कार्य होता है संस्था के उद्देश्य। देखिए उच्च स्तर है, सबसे ऊपर यही व्यक्ति होते हैं, तो संस्था का सबसे मुख्य कार्य उसके उद्देश्य निर्धारित करना, उसकी नीतियां बनाना, प्रबंधकों की नियुक्ति करना, बाहरी पक्षकारों से संबंध स्थापित करना आदि सभी कार्य इसी स्तर द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लेंगे मध्य स्तर। मध्य स्तर में प्रबंधक के अंतर्गत क्रय प्रबंध, विक्रय प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, वितरण प्रबंधक, शाखा, ये शाखा आएगा यहाँ, शाखा प्रबंधक आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिनका मुख्य कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु योजनाएं बनाना। अब देखिए उच्च स्तर ने तो उद्देश्य निर्धारित कर दिए, उनके लिए योजना बनाने का काम मध्य स्तरीय करते हैं। उनकी नीतियों की व्याख्या करना, उच्च स्तर के प्रबंधकों ने जो नीतियां बनाई है वह निम्न स्तर के लोगों को समझाना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना आदि कार्य किए जाते हैं। यह कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं तथा उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय के मध्य एक कड़ी, एक चेन का काम करते हैं। जब तक मध्य स्तरीय प्रबंधक नहीं होंगे, उच्च स्तर अपनी बात निम्न स्तर तक नहीं पहुंचा सकते और निम्न स्तर अपनी बात उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। निम्न स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक के लिए मैं पहले बोल दूं, इन्हें हम प्रथम पंक्ति प्रबंधक, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पंक्ति प्रबंधक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति सीधा कर्मचारियों से, ग्राहकों से संपर्क में होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पर्यवेक्षकों, कार्यालय प्रबंधकों आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा फॉरमैन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यह कर्मचारियों से सीधे संपर्क में रहते हैं। इनका मुख्य कार्य है कर्मचारियों को निर्देश देना, कार्य प्रगति का मूल्यांकन, समय समय पर कार्य ढंग से हो रहा है या नहीं ये देखना, कर्मचारियों की समस्याएं सुनना और उनकी बात को मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाना, मध्य स्तरीय प्रबंधकों की मदद करना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, उनके सुझावों का आंकलन करना आदि है। यह प्रबंधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि संगठन की प्रकृति इसी पर निर्भर करती है। ये जैसा कार्य करेंगे उसी पर निर्भर करेगा कि संगठन कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा प्रबंध के प्रमुख कार्य या प्रबंधकीय प्रक्रिया। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 3, प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।